नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं दो कंपनियों की। इसमें से एक एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में है और दूसरी रेलवे सेक्टर में है, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनियां क्या करती हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, भविष्य की योजनाएं क्या हैं और क्या इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट लायक गुण हैं या नहीं। तो पहली कंपनी है नाइब लिमिटेड, NIBE लिमिटेड, और इसके बिजनेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें अनु जी से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इस कंपनी की जो शुरुआत है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी ओरिजिनली एक फैब्रिक बनाने वाली, कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, और इसका ओरिजिनली नाम कविता फैब्रिक्स था, और सिंथेटिक फैब्रिक्स ये बनाया करती थी। इसमें सेमी फिनिश साड़ीज़ और ड्रेस मटेरियल हुआ करते थे। सूरत में एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर था। 2013 में इस कंपनी की BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हुई। उसके बाद इसके कुछ बुरे दिन आए कंपनी के, और उस समय इस कंपनी के जो प्रमोटर हुआ करते थे वो चांडक फैमिली थी, और जब इनके बुरे दिन आए इस कंपनी के तो इस शेयर का भाव लगातार नीचे जाता गया। तो एक सज्जन गणेश निबे, तो उन्होंने 2020 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर, श्रीमती मंजुषा निबे के साथ मिलकर, इस कंपनी के काफ़ी सारे शेयर सस्ते में खरीदे, और उसके बाद ओपन ऑफर के थ्रू टोटल 58.47% इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो जैसा आप जानते हैं 2020 वो साल था जब कोविड था भारत में और पूरे विश्व में, और उस समय अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं वो कौड़ियों के दाम बिक रही थी। तो ऐसे में ये गणेश निबे साहब और उनकी श्रीमती जी ने इस कंपनी को एक्वायर करके इस कंपनी का नाम जो है वो निबे लिमिटेड कर दिया। इस कंपनी का नाम चेंज करने के बाद कंपनी ने डिफेंस और एरोस्पेस जैसे क्षेत्र में कदम रखा, और इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, यानी कंपनी क्या करती है वहाँ पर इन्होंने परिवर्तन करके इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर और इससे रिलेटेड अन्य सेक्टर्स में काम करने वाली एक कंपनी बताया। अब कंपनी फ़िलहाल जो कंपनी कहती है वो ये कहती है कि साहब हम डिफेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्मॉल आर्म्स बनाते हैं, एरोनॉटिक्स के एरिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, और स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। देखिए, ये इनका कथन है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इनके दो प्लांट्स पुणे में हैं, एक प्लांट बेंगलुरु में है, और साथ ही साथ ये ई रिक्शा और ई साइकिल, इनकी मोटर और EV मोटर और बैटरी भी बनाते हैं। अब इनके अनुसार इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है, और साथ ही साथ L&T डिफेंस, ये भी इनका एक क्लाइंट है। अब यहाँ तक तो रही कंपनी की बात। अब जानते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और जैसे मैंने कहा कि आपको ये देखना है कि ये जो कुछ कह रहे हैं क्या इनका कथन इनके फाइनेंशियल से मैच करता है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब 2,400 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैप है, ROE 13.6 है, डेट टू इक्विटी 33% है, यानी हर 100 रुपये पर 33 रुपये का कर्जा है, P91 का है। अब आप इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि P इनका 91 का है। मार्च 2024 में, यानी पिछले साल, इनकी जो सेल्स थी ना वो 282 करोड़ थी, 282 करोड़। उसमें से केवल 43 करोड़ वो मैन्युफैक्चरिंग से आई थी, और 161 करोड़ की जो सेल है वो ट्रेडिंग से आई थी, यानी कि चीज़ों को आपने कहीं से माल खरीदा और उसके बाद उस माल को किसी और को बेच दिया।
तो इनका एक अनाउंसमेंट है स्टॉक एक्सचेंजेस को, उसमें इन्होंने एक जगह बताया है कि हमने आर्सेलरमित्तल से करार किया है कि उनके स्टील के प्रोडक्ट जो है ना वो हम बेचेंगे। तो देखिए आर्सेलरमित्तल कोई मना तो करेगा नहीं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी कंपनी सेटअप करके वहाँ से माल ले सकता है और आगे बेच सकता है, इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं। अब इसी तरह अगर मार्च 2025 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 507 करोड़ की सेल हुई है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है तो उसमें अधिकतर 60 से 70% जो कंपोनेंट होता है वो मटेरियल कंज्यूम का होता है। कोई चीज़ आपने बनाई, मान लीजिए फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर लकड़ी का बनाया आपने, तो लकड़ी की कॉस्ट जो है प्लस लेबर की कॉस्ट मिलाकर वो आपके प्लस प्रॉफिट मिला के वो आपकी टोटल सेल हुई। तो लकड़ी का जो कंपोनेंट होता है वो 60% 70% कम से कम इतना तो होगा ही। तो यहाँ पर जो पिछले साल 282 करोड़ की सेल थी, तो इनका जो मटेरियल कंज्यूम हुआ वो मात्र 69 करोड़ का था, मतलब 282 करोड़ में 69 करोड़ का मटेरियल कंज्यूम। और मार्च 2025 में 507 करोड़ की इनकी सेल हुई और वहाँ पर भी इनका 69 करोड़ का मटेरियल कंज्यूम हुआ। मतलब सेल 282 से 507 हो गई, लेकिन मटेरियल का कंजम्पशन जो है ना वो 69 करोड़ से रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जो सेल आई है ना वो सेल आई है ट्रेडिंग से। अब बात क्या करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर आप डिफेंस सेक्टर में हो, तो फिर आप किसको आपने मैन्युफैक्चर करके चीज़ दी और शेयर का दाम आपका कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। फिर दूसरे कुछ इश्यूज़ हैं, इनके जो सीईओ, सीएफओ, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारे जो है ना ये लगातार चेंज हो रहे हैं। यानी इन्होंने जब एक्वायर किया 2020 में, 5 साल में इनमें से काफ़ी सारे जो है ना वो चेंज हो चुके और कई तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो लगातार रिज़ाइन कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, देखिए मैं सिर्फ आपको कुछ इंडिकेशंस दे रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपको जो दिखाई देता है ना वो वैसा नहीं होता। और रिटेल इन्वेस्टर में जो इस तरह की हाइप है कि हर जहाँ पर भी डिफेंस लिखा हुआ आ गया वहाँ पर आदमी उस शेयर को खरीदने के लिए दौड़ता है। सन 2000 के आसपास आईटी इंडस्ट्रीज़ वो बड़ी पॉपुलर थी। तो आप में से जो सीजन इन्वेस्टर हैं, यानी जो 2000 से या उनसे पहले जिनको स्टॉक मार्केट का आइडिया है, उनको ये मालूम होगा उस समय हर तरह की कंपनी, जो भी कंपनी है उसने अपना, चाहे वो एग्रीकल्चर में थी, उसने अपना काम और नाम बदल कर वो आईटी से रिलेटेड नाम रख दिया और उसके शेयर जो है ना 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, मतलब हॉट केक की तरह बिका करते थे। तो आजकल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है और मुझे इस कंपनी में बहुत कुछ संभावना नज़र नहीं आती कि ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे इसको 91 का पीई दिया जाए। ज़्यादातर इनका जो काम है ना वो ट्रेडिंग का है। फिर भाव की बात करें, मार्च 2023 में इसका दाम 364 रुपये था, जो आज की तारीख में 1700 रुपये हो गया है। तो 23 से, मार्च 2023 से अभी 2-2.25 सालों में इस कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है सिर्फ इनके नाम के अलावा। और डिफेंस सेक्टर जो ये कहते हैं और एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में जो ये बताते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे इसका दाम जो है ना 364 रुपये से 1700 रुपये हो जाए। तो मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे ये एक और पंप एंड डंप स्कीम लगती है। हो सकता है आपका विचार कुछ और हो, तो अपना रिस्क असेसमेंट आप स्वयं करें और थोड़ा सा ध्यान से करें। बट मैं आपको सिर्फ एक बात ये बोलूँगा कि आप इस शेयर से दूर रहें। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 54% है, एफआईआई की 8.5% है, डीआईआई की 0.5% है और पब्लिक की 37% है। अब बात करते हैं आज के दूसरे शेयर की। तो आज का जो दूसरा शेयर है वो है
करनेक्स माइक्रो सिस्टम, और ये भी एक रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा पसंदीदा शेयर है क्योंकि ये रेलवे सेक्टर में है। करती क्या है ये, देखिए ये रेलवे के सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती है। अब सेफ्टी इक्विपमेंट का क्या मतलब, ये बेसिकली इसका एक मेजर प्रोडक्ट है। वो क्या प्रोडक्ट है, वो कवच सिस्टम है। कवच सिस्टम क्या हुआ कि जब दो ट्रेन्स किसी हैवी या बहुत ज़्यादा हैवी रूट पर गलती से एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, और मान लीजिए ट्रेन के जो चालक हैं वो ब्रेक नहीं लगा पाते, तो एक सिस्टम के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस के सिस्टम के थ्रू उस पर ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो ये सिस्टम एक्चुअली ये बनाते हैं, और खाली ये नहीं बनाते हैं, ये जो है इसका पेटेंट जो है वो रेलवेज और 3 भारतीय कंपनियों के पास है। तो आप ये समझ लें कि उन 3 कंपनीज का प्लस रेलवे का, इंडियन रेलवेज का, ये कवच सिस्टम जॉइंट प्रोडक्ट है। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्थापना 1991 में हुई, और कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस डेवलप करती थी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज उस टाइम एस्टेब्लिश हुई थी। फिर धीरे धीरे वो जो है आउटडेटेड होते गए, सॉफ्टवेयर पैकेजेस का काम थोड़ा कम होता गया, और उसके बाद इन्होंने 1999 में रेलवे सेफ्टी सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और फिर अब 20-22 साल में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एंटी कोलिजन सिस्टम, जिसको कवच कहते हैं, पहले अलग तरह का सिस्टम था, फिर एक कोई और उससे एडवांस सिस्टम आया, और अब जो लेटेस्ट सिस्टम जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वाला है जीपीएस के थ्रू, तो वो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है। अब बात करते हैं और क्या काम करती है, तो ये यार्ड कोलिजन सिस्टम, मतलब यार्ड में जब गाड़ियाँ आएँ तो आपस में टकराए नहीं। फिर प्रॉपर टाइमिंग वाले सिस्टम, मतलब जो वैगन है उसको वो जब जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके बाद टाइमली वो वापस आ जाए, किसी तरीके उसको प्रॉब्लम नहीं हो, बीच में कोई बाधा आए तो वो दूर हो जाए, मतलब वो ट्रैकिंग करते हैं बेसिकली, आप ये समझ लें। तो वो करते हैं। फिर इसके बाद ये जो लेवल क्रॉसिंग होती है अपनी, जो रेलवे के फाटक जो होते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह रेलवे लाइन क्रॉस करके हम जाते हैं, तो वो जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स उनके लिए बनाते हैं। ये फिर ये कुछ जो रेलवे सिग्नलिंग है उसमें भी कुछ काम करते हैं, और फॉरेन में भी इनका श्रीलंका वगैरह में, और ये क्या कहते हैं इजिप्ट वगैरह में, वहाँ पर भी इन्होंने इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ऑर्डर बुक की बात करें तो इनकी जो ऑर्डर बुक 31 मार्च 2025 को 2124 करोड़ की थी, 2124 करोड़ की। इसमें से 388 करोड़ का इन्होंने कोई जॉइंट वेंचर है, किसी और कंपनी के साथ है, और 1736 करोड़ जो है ना वो इनका खुद का प्रोजेक्ट है। और इनकी जो संभावनाएं हैं वो ये समझ लें आप कि 11,000 किलोमीटर पर रेलवे के 11,000 किलोमीटर लाइंस पर ये कवच सिस्टम इंस्टॉल होना है। और इस 11,000 किलोमीटर जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस 11,000 किलोमीटर पर भारतीय रेलवे के का 41% ट्रैफिक जो है ना वो मूव होता है। मतलब ये स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे कवच सिस्टम इंडियन रेलवे इंस्टॉल करने वाली है। अब मार्केट कैप की बात करें तो 2,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROE 38% है, लेकिन 38% ROE जो है ना वो इस साल का है, क्योंकि ROE जो है वो प्रॉफिट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे बढ़ता, वैसे वैसे चेंज होता जाता है। तो डेट टू इक्विटी जो है वो, तो ये लेटेस्ट ROE, तो डेट टू इक्विटी इनका जो है हर 100 रुपये पे 26 रुपये का कर्ज है। प्लेज प्रमोटर की जो प्लेज्ड होल्डिंग है वो 8.8% है। PE 40 का है। फिर इसमें मार्च की जो इनकी सेल थी वो 20 करोड़ की थी और 27 करोड़ का इनका लॉस था। और मार्च 2025 में ये सेल बढ़कर 190 करोड़ हो गई और 50 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ। अब ये क्यों हुआ? देखिए ये सिंगल जो है ना, इनका सिंगल तो आइटम है वो कवच सिस्टम, और इनका सिंगल ही इनका मेजर बायर है। कौन सा? इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे में जब रेलवे बजट में कुछ प्रोविज़न आता है तो रेलवे जो है टेंडर इशू करता है। वो टेंडर इशू करता है तो कौन उस टेंडर में आएगा, कितने पार्टिसिपेंट्स उसमें आएंगे, किसको वो टेंडर मिलेगा, उसके ऊपर इनकी पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। तो ये जो है ना हाईली कंसंट्रेटेड और हाईली रिस्की
कंपनी है, मतलब हाई रिस्क और हाई गेन है। अगर टेंडर मिल गया तो उस साल काम हो जाएगा, और अगर इनको टेंडर नहीं मिला तो ये बैठे रहेंगे, क्योंकि इनकी इन्वेंट्री और जो डेली के खर्चे हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए पिछले साल जो इनका है ना 20 करोड़ की सेल हुई और 27 करोड़ का लॉस हुआ, क्योंकि टेंडर नहीं था। अब टेंडर एग्जीक्यूट किया इस साल तो 50 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो गया। अब आप इनका कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए, मार्च 2023 में इनका कैश कन्वर्जन साइकिल वो 2100 दिन का था, 2100 दिन, ठीक है, करीब करीब 6 साल ऑन एन एवरेज। इसके बाद इनका जो 2024 में जो कैश कन्वर्जन साइकिल था वो 1644 हो गया, करीब करीब आप समझ लीजिए 4-4.5 साल। और इसके बाद 2025 में जब इनको ऑर्डर मिले तब 164 हो गया। सिंगल आइटम पे अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपके साथ यही होने वाला है। अब प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 29% है, एफआईआई के पास नील है, डीआईआई के पास करीब करीब 1% और पब्लिक के पास 70% है। तो पब्लिक के पास 70% का कारण ये है कि पब्लिक जो है ना वो अभिभूत है रेलवे सेक्टर से, और इसीलिए जो है ना इस शेयर में लगातार पब्लिक जो है ना वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, इस कंपनी का, जैसे मैंने बोला, इस कंपनी का भाग्य एक ही इनका बायर है और एक ही इनका प्रोडक्ट है, इसलिए बड़ी ही रिस्की कंपनी है ये। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम हो चुकी है, और एक सेक्टर पे या एक आइटम पे आप कितने दिन डिपेंडेंट रहेंगे। और आपकी जैसी 3 कंपनियां, जैसे मैंने बताया कि ओईएम, ये जो पेटेंट है ये खाली इनका नहीं है, इसमें रेलवे और 3 कंपनीज और हैं, उसमें से एक कंपनी एचबीएल पावर सिस्टम्स है। तो इसलिए फिर अब ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो जैसे जो फैड चल रहा है, भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग तो करूं, तो डिफेंस के एरिया में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनके बना रहे हैं। कब बनाएंगे, कब नहीं बनाएंगे, कब शुरू होगा पता नहीं। मेरी कोई इन दोनों शेयरों में कोई ख़रीदने बेचने की राय नहीं है, बट मुझे ये कंपनी कोई बहुत ज़्यादा समझ में आई नहीं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।